Hello everyone, this is Nikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. Learn Constant में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आपका ये डिस्कशन 4 रहेगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 6 की सोशल साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हिस्ट्री सब्जेक्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 द इंडियाज कल्चर रूट्स, यानी कि जो आपकी भारत के सांस्कृतिक जड़ें हैं हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके जो कितने तरीके के वेदास पढ़ेंगे हम लोग, और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म क्या है, किसने स्थापना की और किस प्रकार बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, और जैन धर्म की स्थापना किस प्रकार हुई। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में अगर आपको जो कोई भी कंटेंट है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग इसी वीडियो सेशन के नोट्स के स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप यह वीडियो सेशन आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्फिडेंट पर, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्फिडेंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपसे टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, ताकि आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके। तो फ्रेंड्स, आते हैं हम अपने वीडियो सेशन पर वापस, अपने टॉपिक पर वापस। हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका जो डिस्कशन है हिस्ट्री का फोर्थ डिस्कशन है, जिसमें आपके जो इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस आपके आते हैं सीटेट, केवीएस, नवोदय, सुपर टेट, स्टेट टेट और अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपको सिलेक्टेड एनसीईआरटी कंटेंट आपके रहेंगे सोशल साइंस सब्जेक्ट से, जिसमें आपका जो सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस की जो आपकी बुक है, जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपका जो चैप्टर 7 है द इंडियाज कल्चर रूट्स, यानी कि भारत की सांस्कृतिक जड़ें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और ये आपके सीटेड, यूपीटेड, केवीएस और नवोदय और डी ट्रिपल एस बी और स्पेशली फॉर टीजीटी एसएसटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है यह चैप्टर। और फ्रेंड्स, ये आपका सीबीएसई क्लासेस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है सोशल साइंस की, जिसमें आप लोगों को इस वीडियो सेशन की मदद से आपको एनसीईआरटी जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, आपको इजी वे में आपको हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट आपको समझ में भी आएगा। और सीबीएसई क्लासेस की आपके सोशल साइंस की हिस्ट्री की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, जिसमें आपका थीम सी है अवर कल्चर हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन, जिसमें आपका जो लेसन 7 है इंडियाज कल्चर रूट्स, ये आपका डिस्कशन 4 रहेगा, जिसमें जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है आप लोगों को रीड करने में बहुत ही हेल्प करेगा, और अच्छी तरीके से आप लोग एनसीईआरटी के हर एक कंटेंट को आप लोग समझ सकते हैं इस वीडियो सेशन के माध्यम से। और फ्रेंड्स, ये आपकी सीबीएसई क्लासेस की सोशल साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड द बी ओन। फ्रेंड्स, यह एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप लोग एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने फ्रेंड्स एक वीडियो सेशन आपके लिए बना रखा है कि आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने एक पर्टिकुलर एक प्लेलिस्ट भी और एक पर्टिकुलर एक वीडियो सेशन आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका जो लिंक है इसमें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे दूंगा, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप तक सारे वीडियो सेशन के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, तो आपको क्या करना होगा, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे दूंगा, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये आपका थीम सी है अवर कल्चर हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, जिसमें हम लोग चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 इंडियाज कल्चर रूट्स, और जिसमें आपके जो चैप्टर 7 है, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं सोशल साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन में, जिसमें जो आपका हिस्ट्री सेक्शन का ये चैप्टर है चैप्टर 7, जिसमें आप लोग पढ़ोगे कि क्या क्या टॉपिक कवर होंगे इंडियाज कल्चर रूट्स में, कि आपके वेदास क्या है, वेद कितने टाइप के होते हैं, क्या उनका फंक्शन रहता है, किस तरीके से काम करते हैं, और वेद जो है क्या क्या मैसेज, क्या संदेश देते हैं। व्हाट न्यू द स्कूल ऑफ द थॉट इमर्ज इन द इंडिया, यानी कि जो आपके स्कूल थॉट्स हैं, जो आपके वेद जो पुराने समय में, जो आपके 1 मिलेनियम बीसी के समय जो आपके स्कूल्स इस्टेब्लिश हुए थे, किस प्रकार डेवलप हुए। और जैन धर्म क्या है,
और बौद्ध धर्म क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। और अगला पॉइंट है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फोक एंड द ट्राइबल ट्रेडिशन टू द इंडियन कल्चर। यानी कि हमारे फोक आर्ट्स और डांस और जितने भी आपके ट्राइबल ट्रेडिशन है इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति में किस तरीके से योगदान देते हैं, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आपका फ्रेंड्स पहला टॉपिक है इंडियाज कल्चर रूट्स, यानी कि भारत की संस्कृति से जुड़े हुए। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर का पढ़ेंगे और देखेंगे आपके चैप्टर 7 में, लेसन 7 में इंडियाज कल्चर रूट्स यानी कि भारत की सांस्कृतिक जड़ें किस तरीके से प्रभावित करती हैं हमारे इंडियन कल्चर को, और किस तरीके से भारतीय संस्कृति कई कई शताब्दियों पुरानी किसी भी प्राचीन वंश की तरफ बढ़ती है। सबसे पहले आपका पहला पॉइंट दिया गया है इंट्रोडक्शन में कि इंडिया कल्चर बाय एन एस्टीमेट इन 7 मिलेनियम ओल्ड, यानी कि किसी भी अनुमान के अनुसार भारतीय संस्कृति कई सहस्त्र सदियों पुरानी है। किसी भी प्राचीन वृक्ष की तरह इसकी भी कई जड़ें और कई शाखाएं हैं। जड़ें एक सामान्य तने को पोषित करती हैं और तने से कोई और कई शाखाएं निकलती भी हैं जो भारतीय संस्कृति की अलग अलग अभिव्यक्ति हैं, फिर भी एक सामान्य तने से जुड़ी हुई है। Some of these branches are about literature, science, medicine, religion, the art of governance। यानी कि इनमें से कुछ जो शाखाएं हैं कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, धर्म, शासन, कला, मार्शल आर्ट्स आदि से संबंधित है। जो आपकी विचारधाराएं हैं भी हैं जिनमें हमारा तात्पर्य विचारकों या आध्यात्मिक साधकों के समूह से है जो मानव जीवन यानी कि ह्यूमन लाइफ, दुनिया आदि के बारे में समान विचार साझा करते हैं। नेक्स्ट है आपका मैनी आर्कियोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स हैव पॉइंटेड आउट द सम ऑफ द इंडियाज कल्चर रूट्स गो ऑल द वे टू इंडस और हड़प्पा और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। जैसे हम लोगों ने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि कई पुरातत्वविदों और विद्वानों ने बताया कि भारत की कुछ सांस्कृतिक जड़ें सिंधु या हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता जिस पर हम हम लोग चैप्टर 6 में डिस्कस कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, तक जाती हैं। बाद में समय के साथ भारत में सैकड़ों विचारधाराओं और कई सारे तरीके की जो आपकी विचारधाराएं उभरी हुई हैं। हम यहाँ पर कुछ शुरुआती विचारधाराओं को देखते हैं जिन्होंने भारत को एक अद्वितीय व्यक्तित्व वाले देश के रूप में आकार दिया है। उन्हें और उनकी जड़ों को समझकर हम भारत को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका जो स्पिरिचुअल और सीकर है ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। क्लास 6 की जो आपकी एसएसटी की जो आपकी एनसीईआरटी है क्लास 6 की, जिसमें आपको लेसन 7 में गिवन है। आपको कॉर्नर में जो आपको बॉक्सेस दिए रहेंगे जिसमें एक टर्म की टर्म्स आपको दिए होंगे जिसमें उसका मीनिंग होगा। तो आपका जो है स्पिरिचुअल यानी कि जो आपका स्पिरिचुअल है क्या दर्शाता है, जो आपका स्पिरिचुअल का मीन्स होता है आध्यात्मिक। क्या होता है? आध्यात्मिक। जो आपका आध्यात्मिक है आत्मा या आत्मा से संबंधित संस्कृत और कई भारतीय भाषाओं में आध्यात्मिक गहन या उच्चतर आयाम की ओर। आध्यात्मिक हमारा आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। और जो भी आपका जो गहन या उच्च स्तर आयाम की जो खोजें हैं आध्यात्मिक व्यक्तित्व, और जो संस्कृत है आत्मा या और आत्मा से संबंधित कई संस्कृतियां और संस्कृत और कई भारतीय भाषाएं। नेक्स्ट है आपका सीकर। सीकर का मीन्स क्या होता है? कोई भी जो इस आश्चर्य की सच्चाई चाहता है। और योग स्वास्थ्य यानी कि जिसमें आपके आते हैं संत, योगी एज अ फिलोसफी। ये आपके थे स्पिरिचुअल और सीकर के टर्म जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। क्लास 6 की एसएसटी की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो आपके लेसन 7 में गिवन है। और ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द वेदास एंड द वैदिक कल्चर, यानी कि वेद और वैदिक संस्कृति क्या है और किस तरीके से जो आपकी वैदिक संस्कृति है इसके लिए हैं और किस प्रकार काम करती हैं, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं भारत के। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेदास। जो आपके वेद हैं, वेद क्या है? द वर्ड वेद कम फ्रॉम द संस्कृत विद विच मीन्स नॉलेज एंड विद्या फॉर इंस्टेंस। यानी कि शब्द जो आपका वेद है संस्कृत शब्द वेद से आया है जिसका अर्थ है ज्ञान, उदाहरण के लिए विद्या, हम लोग हिंदी में कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हमने पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ऋग्वेद के बारे में लिटिल बिट,
थोड़ा बहुत पढ़ा था हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आपके जो वेद हैं कितने वेद होंगे और उनके क्या क्या नाम है। जो आपके वेद हैं, वेद आपके कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। और फ्रेंड्स, आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं इन्हीं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से बनते हैं, तो इसीलिए आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और इससे क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपके वेद वेद कितने तरीके के हैं, क्या क्या उनके नाम है। कभी कभी एक करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना होगा, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या है और कौन सा वेद क्या दर्शाता है। तो आपका सबसे पहला है ऋग्वेद, सेकंड है पहला है आपका द ऋग्वेद, सेकंड है आपका यजुर्वेद, थर्ड है आपका सामवेद, फोर्थ है आपका अथर्ववेद। नेक्स्ट है ये आपके भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और वास्तव में विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द वेद के बारे में कि वेद कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ हाइमेंस, यानी कि वेदों में हजारों स्रोत हैं जो कविता और गीत के रूप में प्रार्थनाएं हैं जिन्हें लिखित की रचना सप्त सैथों जय क्षेत्र में की गई थी, जिसका वर्णन हम अध्याय 5 में हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने पढ़ा था सप्त सिंध के बारे में। जो आपका सप्त सिंध क्षेत्र है उसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 5 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट पर आप लोग जाइएगा और हमारे वीडियो भी आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। क्लास 6 की एसएसटी की चैप्टर 5 का मैंने एक पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखा है और मैंने चैप्टर 5 को एक पर्टिकुलर एक वे में आपको डिस्कस कर रखा है उस वीडियो में और आपको हर एक चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने चैप्टर वाइज भी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट पर आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पर आते हैं। दिया गया है कि इट इज डिफिकल्ट टू से दैट व्हेन द एग्जैक्टली द ऋग्वेद द मोस्ट एंशिएंट ऑफ द फोर वाज द कंपोज्ड एक्सपर्ट हैव प्रपोज्ड डेट्स रेंजिंग फ्रॉम द 5th टू 2nd मिलेनियम बीसी। उन भजनों की रचना सप्त सैतव क्षेत्र में की गई थी जिसका वर्णन हम अध्याय 5 में हम लोगों ने कर चुका है, जैसे हम लोगों ने लेसन 5 में या चैप्टर 5 में हम लोगों ने पढ़ा। अब आपका आता है यह कहना कठिन है कि 4 ग्रंथों में से सबसे प्राचीन ऋग्वेद की रचना कब हुई है। विशेषज्ञों ने 5वीं से लेकर दूसरी 6 शताब्दी ईसा पूर्व तक के तिथियां प्रस्तावित की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इस प्रकार लगभग 100 से 200 पीढ़ियों तक इन ग्रंथों को कठोर प्रशिक्षण के माध्यम में स्मरण किया है गया कि तथा किसी भी परिवर्तन के मौखिक रूप से आगे बढ़ाया गया है। अब आपका एक फिर से एक दिया गया है टर्म यूनेस्को एंड कॉस्ट, यानी कि जो आपका यूनेस्को है, यूनेस्को का कभी कभी क्या होता है फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यूनेस्को का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपके टीचिंग एग्जाम में, स्पेशली फॉर एसएसटी एंड पेडागोजी सब्जेक्ट में। जो आपका यूनेस्को है, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। इट प्रमोट करता है संगठन या शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से लोगों और राष्ट्रों के बीच विवाद को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है आपका कॉस्मोस, यानी कि ब्रह्मांड। कॉस्मोस का मीन्स क्या होता है आपका ब्रह्मांड, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड। जो आपका ब्रह्मांड है एक सुव्यवस्थित है और सामंजस्यपूर्ण प्रणाली में ब्राह्मण की एक दुनिया है। ब्रह्मांड एक दुनिया है जो आपका हार्मोनियस सिस्टम। नेक्स्ट आपका दिया गया है द वैदिक हाइमेन। जो आपका वैदिक हाइमेन है वैदिक भजनों की रचना ऋषियों पुरुषों द्वारा संत और ऋषियों को द्वारा संस्कृत भाषा के प्रारंभिक रूप में की गई थी। नेक्स्ट है आपका वे काव्यात्मक रूप से अनेक देवी देवताओं को संबोधित करते हैं, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषास एंड मैनी मोर। यानी कि जो आपके इंद्र हैं, अग्निदेव हैं, वरुण देव हैं, मित्र हैं, सरस्वती जी हैं, उषा हैं तथा कई अन्य हैं। टुगेदर विद द seer these deities sustain rhythm or truth and order in human life and in the cosmos। यानी कि ऋषियों के साथ मिलकर इन देवताओं ने मानव जीवन और ब्रह्मांड में रितम या सत्य या व्यवस्था को कायम रखा। नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक ऋषियों और ऋषियों ने उन देवी देवताओं को एक ही रूप में देखा, न कि अलग अलग प्राणियों के रूप में, जैसा कि एक प्रसिद्ध भजन में कहा गया। जैसा आपको एक गिवन होगा बॉक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, क्लास 6 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो आपकी एसएसटी की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, जिसमें आपको यूनेस्को के बारे में दिया गया
और जो आपका यूनेस्को है हजारों वर्ष से हो रहे इस सावधानीपूर्वक संचरण से यह स्पष्ट होता है कि 2008 में यूनेस्को ने वैदिक जो आपका मंत्रोच्चार को मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता दी थी। नेक्स्ट है आपका, जिसमें आपको कुछ पिक्चर्स दिए गई हैं, जिसमें आपको कुछ स्लोगन्स दिए गए हैं जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको दिए गए हैं। मैं इस चैप्टर में आपको इसका अर्थ बताऊंगा। दिया गया एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी कि वह परमात्मा, वह जो परमात्मा है, वह परमात्मा एक है, किंतु ऋषिगण उसे अनेक नाम देते हैं। यानी कि जो आपके परमात्मा एक ही है, लेकिन ऋषिगण अलग अलग नाम से उन्हें बताते हैं, हमें अलग अलग नाम से, लेकिन जो आपके परमात्मा है वो एक ही है। लेकिन जो आपके ऋषिगण है वो अलग अलग नाम देते हैं। अब आपका है वर्ल्ड वेव। जो आपका वर्ल्ड वेव है, वर्ल्ड वेव का मीन्स क्या होता है कि वैश्विक नजरिया। जो आपका वैश्विक नजरिया है, इसकी उत्पत्ति या उसकी कार्य प्रणाली को समझने का एक निश्चित दृष्टिकोण, जो कुछ मूल विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे, जिनकी शुरुआत सत्य से होती है, जो अक्सर ईश्वर का दूसरा नाम होता है। ऋग्वेद के अंतिम मंत्र चंद्र भी लोगों के बीच एकता का आह्वान करता। कम टुगेदर स्पीक टुगेदर, यानी कि एक साथ आओ और बोलो। कम टुगेदर स्पीक टुगेदर, एक साथ आओ, एक साथ बोलो। जो आपके विचार हैं, कॉमन बी योर माइंड मे योर थॉट्स एग्री। आपके विचार एक हो, आपके विचार एक हो, आपका उद्देश्य एक ही है, और जो आपका हृदय है, यानी कि आपका जो हार्ट है, जो आपके विचार एक हों, ताकि सभी एक मत। नेक्स्ट, अब आपका जो टॉपिक है, जो आपका वैदिक सोसाइटी है, यानी कि वैदिक सोसाइटी, वैदिक समाज। जो आपका प्रारंभिक वैदिक समाज है, विभिन्न जनों या कुलों अर्थात लोगों के बड़े बड़े समूह में संगठित करता है। अकेले जो आपका ऋग्वेद है ना, जो ऋग्वेद में 30 से अधिक ऐसे जनों की सूची दी गई है। उदाहरण के तौर पर, जैसे आपके महाभारत में भरत, पुरुष, कुरु, युदु, दुर्वासा, और जो आपका प्रत्येक कबीला उपमहाद्वीप है के उत्तर पश्चिमी भाग के एक विशेष क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये इन जन अपने समाज के कैसे संचालित करते थे। वेद हमें राजा, एक राजा या शासक, सभा और समिति जैसे शब्दों के जरिए कुछ सुराग देते हैं, और जिनमें से ये दोनों ही सामूहिक सभा या सभा को संदर्भित करते हैं। जो आपका हीलर है, हीलर का मीन्स क्या होता है? आरोग्यदाता। जो आपका हीलर है, हीलर का मीन्स हिंदी में क्या होता है? आरोग्य, आरोग्यदाता। जो आपका आरोग्यदाता है, कोई व्यक्ति जो रोगों से राहत पाने या उन्हें ठीक करने के लिए पारंपरिक प्रथाओं का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है अब आपका, मैनी प्रोफेशन आर मेंशन इन द वैदिक टेक्स्ट सच एज द एग्रीकल्चरिस्ट, वीवर, पॉटर, बिल्डर, कारपेंटर, हीलर। जिसमें आपको ये गिवन है हीलर, जो जो कोई व्यक्ति है जो रोगों से राहत पाने या उन्हें ठीक करने के लिए पारंपरिक प्रथाओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि जो आपके आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदा है, डांसर, बार्बर एंड प्रिस्ट। यानी कि जो आपके कृषक है, बुनकर है, कुम्हार है, भवन है, निर्माता है, जो आपके बार्बर है, और बार्बर हो गए, कारपेंटर यानी कि बढ़ई चिकित्सक, नर्तक, नाई, पुजारी आदि। ये आपके क्या है? वैदिक सोसाइटी, यानी कि वैदिक समाज के जो लोग हैं, इनके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, अब आपको एक दिया गया है कि वेद जो आपके समय के हिसाब से किस बीसी में डेवलप हुए और किस तरीके से डेवलप हुए। सबसे पहले आपको एक बॉक्स गिवन है, फ्रेंड्स, आपको एक बॉक्स दिया गया है और आपको एक जो टाइम एरो दिया गया जिसमें किस बीसी में कौन सा जो उपनिषद है, कौन सा वैदिक स्कूल डेवलप हुआ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक इजी वे में कि किस टाइम में कौन सा जो टाइम है, वैदिक टाइम डेवलप हुआ।
और बुद्धिज्म और महावीर यानी कि जैन और बौद्ध धर्म किस सन में आए, किस बीसी में आए। ठीक, तो ये आपका एक गिवन है बॉक्स। ये तो एक जनरल एक टॉपिक की ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपको एक एक्टिविटी आपको दी गई है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जिसमें ये एक एक्टिविटी है, जनरल एक्टिविटी। क्या आप एक ऐसे समाज के लिए सब जानते हैं जहाँ लोग अपने नेताओं का चयन करते हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति से लोगों का क्या लाभ हो सकता है अगर वे ऐसे नेताओं के अधीन रहते हैं जिन्हें उन्होंने नहीं चुना? तो क्या हो सकता है कि संकेत शासन जो आपका लोकतंत्र है, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी विषय में आप जो सीख रहे हैं उस पर दोबारा विचार करें। अपने विचार जो आपके 100 या 150 शब्दों में आपके होंगे। ये तो एक जनरल स्कूल की एक्टिविटी हो गई और एक जनरल एक्टिविटी भी हो गई कि आप विचार करिएगा। और इसमें आपका ये जो एरो दिया गया है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, देख रहे होंगे आप 1500 BC ये आपको दिया गया है और ये 5 CE, जिसमें आपके 500 और 1000 BC के बीच में बुद्धिज्म और जैन धर्म का डेवलपमेंट हुआ। यानी कि इस पीरियड में जो आपका बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है उसकी स्थापना हुई और उपनिषद 1500 और 500 के बीच 500 BC के बीच में उपनिषद का डेवलपमेंट हुआ। जो आपके वैदिक स्कूल जो आपके हैं आपकी सोसाइटी डेवलप उसका हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स। इसका क्या मीन्स होगा, ये किस तरीके से वर्क करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट, यानी कि वैदिक विद्यालयों की विचारधाराएं। जो आपकी वैदिक कल्चर है, वैदिक संस्कृति ने व्यक्तिगत या सामूहिक लाभ और भलाई के लिए विभिन्न देवताओं, देवियों और देवताओं के प्रति निर्देशित कई अनुष्ठान यज्ञ किए, जिसे अवसर अक्सर यज्ञ के रूप में पढ़ा जाता है, जो विकसित हुए। नेक्स्ट है आपका दैनिक अनुष्ठान। जो आपकी सामान्यता जो आपकी देव हैं, अग्नि देवता से संबंधित प्रार्थना करते हैं और अर्पण के रूप में होते थे, लेकिन समय के साथ ये अनुष्ठान अधिक जटिल होते चले गए। नेक्स्ट है अब आपका उपनिषद के नाम से ज्ञात ग्रंथों के समूह ने वैदिक अवधारणाओं पर निर्माण किया और कई नई अवधारणाओं को प्रस्तुत किया, जिसे हम कहते हैं पुनर्जन्म, बार बार जन्म लेना और कर्म, यानी कि हमारे कार्य या उनके परिणाम। एक विचारधारा के अनुसार, जिसमें आमतौर पर वेदांत के नाम से भी जाना जाता है, सब कुछ मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड एक दिव्य सार है। जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है, भगवान ब्रह्मा से भ्रमित ना हो। या कभी कभी सिर्फ तत्व व दो प्रसिद्ध मंत्र इसे सरल लेकिन गहन तरीके से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट अब आपका एक दिया गया कि अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मैन तैम मकुन, अर्थात मैं 11 हूँ, तुम वाह हो, यू आर दैट। जैसा आपको ये एनसीईआरटी में गिवन। जो आपका उपनिषद है, उपनिषद ने आत्मा या स्वयं की अवधारणाएं भी प्रस्तुत की, जो दिव्य सार है जो प्रत्येक प्राणी में निवास करता है, लेकिन अतः ब्रह्मा के साथ एक है। ब्रह्मा के साथ एक है। इट फॉलो दैट द एवरीथिंग, इसका अर्थ यह है कि संसार में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई है और अनियंत्रित है। यह एक सामान प्रार्थना की व्याख्या करता है, जो सर्वे भवन्तु सुखनी या से शुरू हुआ। मे ऑल द क्रिएचर बी हैप्पी, यानी कि सभी प्राणी सुखी रहे तथा सभी के रोग और दुख से मुक्त होने की कामना की जाती। नेक्स्ट है अब आपका अर्ली इन द फर्स्ट मिलेनियम BC सेवरल more schools of the thought grew out of the way. One of the yoga which developed method intends to achieve the realization of Brahman in one कॉन्शियसनेस, यानी कि उनमें से एक था योग, जिसने व्यक्ति की चेतना में ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए पद्धतियां विकसित की। टुगेदर दीज स्कूल्स ऑफ थॉट बिकम द फाउंडेशन फॉर व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। ये धाराएं मिलकर उस आधारशिला बनी जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं। जो आपका कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस का मीन्स क्या होता है, चेतना। क्या कहते हैं हम, चेतना।
जो आपकी चेतनाएं हैं जैसे कि द क्वालिटी और स्टेट ऑफ द बीइंग अवेयर फॉर द इंस्टेंस ऑफ समथिंग विद इन द वन सेल्फ, यानी कि जागरूक होने की गुणवत्ता या स्थिति, उदाहरण के लिए अपने भीतर किसी भी चीज के प्रति जो भावनाएं हैं जागरूक होती हैं या उनकी गुणवत्ता या स्थिति, उदाहरण के लिए हम अपने भीतर किसी भी चीज के प्रति जागरूक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपका जो टॉपिक है बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म किसने शुरू स्टार्ट किया, किसके द्वारा हुआ और किस प्रकार बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हुआ, हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक। अगला जो आपका टॉपिक है बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म। अन्य विचारधाराएं अदर स्कूल ऑफ द थॉट आल्सो इमर्ज विच डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदा एंड डेवलप देयर ओन सिस्टम, यानी कि अन्य विचारधाराएं भी उभरी जिन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया और अपने स्वयं की प्रणालियों को विकसित करा। उनमें से एक जो आपका क्या है धर्म है बौद्ध धर्म। लगभग ढाई शताब्दी पहले सिद्धार्थ गौतम नामक एक युवा राजकुमार का जन्म लुम्बिनी, जाके अब कहाँ पर है, नेपाल में अब स्थित है, जो आपका लुम्बिनी है, जहाँ पे गौतम का जन्म हुआ था। अपने द्वारा डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ द दे यूज, अपने द्वारा प्रयुक्त स्रोतों के आधार पर विद्वान उनके जन्म से सटीक वर्ष के संबंध में व्यापक रूप से भिन्न भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचे। हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि हमने 560 ईसा पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा कि अनुमानित वर्ष के रूप में चुना है, किसी भी मामले में इससे हमारी कहानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, अब आपको ये एक दिया गया है, एक पिक्चर दिया गया है जिसमें कई स्टोरीज हैं जो आपके शिव केतु और सीड ऑफ रियलिटी यानी कि छंदोग्य उपनिषद के बारे में दिया गया है, जिसमें जो आपकी उपनिषद है कि कई कहानियां हमें प्रश्न पूछने का महत्व बताती है, चाहे ये प्रश्न पुरुषों, महिलाओं या बच्चों के लिए। तो केतु एंड द सीड ऑफ द रियलिटी, यानी कि सिर्फ केतु और वास्तविकता का बीज, यानी कि छांदोग्य उपनिषद जो ऋषि उदालक अरुण ने भेजा, जो वेदों को सीखने के लिए ऋतु केतु 12 वर्ष के बाद लौटा। बाद में उनके उनके पिता को यह एहसास हुआ कि बहुत गर्व हो गया था। उनकी सीख तो उदालक थी और ब्रह्मा की प्रकृति पर उनमें से प्रश्न पूछने जिनका उत्तर रेतु केतु नहीं दे पाए। उदालक ने आगे बताया कि कैसे ब्रह्मा अदृश्य होते हुए भी हर जगह है, जैसे बरगद के फल का बीज खोलने पर खाली लगता है, लेकिन उनमें से पहले से ही भविष्य का बरगद का पेड़ समाया हुआ है, या जैसे एक ही मिट्टी से सभी तरह के बर्तन बनाए जा सकते हैं, इसी तरह हमारे आसपास की हर चीज एक ही सार ब्रह्मा के साथ निकली हुई है। उन्होंने इन शब्दों के साथ अपनी शिक्षा समाप्त की और हर एक चीज को इसी प्रकार सूक्ष्म सार से बनी है, वह श्वेत केतु तुम हो। नेक्स्ट अब आपका है नचिकेता एंड इज क्वेस्ट, यानी कि नाचिकेता और उनकी खोज कथा उपनिषद। इसमें एक बार एक व्यक्ति, ये आपकी स्टोरी पर्टिकुलर दी गई है जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, क्लासेस की एसएसटी की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, जो आपकी नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। और इसमें आपको दिया गया है कि एक बार एक व्यक्ति, ये एक कहानी है, हम लोग चलते हैं पुराने समय में। एक बार एक व्यक्ति है, एक अनुष्ठान में अपनी सारी संपत्ति दान कर रहा था। जब उसका पुत्र नचिकेता उसके बार बार पूछ रहा था कि वह किस देवता को अपनी संपत्ति अर्पित करेगा, तो पिता क्रोधित हो गए और उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हें यम को अर्थात मृत्यु के देवता को अर्पित करता हूँ। नचिकेता यम के लोक में गया और लंबी यात्रा के बाद शक्तिशाली देवता से मिले और उनके मन में एक सवाल था, क्या दिया है आपको शरीर की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉडी, शरीर की मृत्यु के बाद क्या होता है। यम ने उत्तर देने से बचने की कोशिश की, लेकिन लड़का जिद पर अड़ा रहा। प्रसन्न होकर यम ने समझाया कि आत्मा या स्वयं सभी प्राणियों के भीतर छिपा हुआ है, या ना एक तो पैदा होता है और ना ही मरता है, या अमर है, या गहन ज्ञान है जो प्राप्त करने के बाद नचिकेता अपने पिता के पास लौट आया, जिन्होंने उसका खुशी से स्वागत किया। नेक्स्ट आपकी स्टोरी है द डिबेट एंड द गर्गी एंड यज्ञावालिका। इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी नहीं है कि पेपर में आ सके। तब स्टोरी बेस आप लोग, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं।
अब आपका द डिबेट ऑफ द गर्गी एंड द उपनिषद, यानी कि गर्गी और यजनवालिका के बीच में जो आपकी बातचीत है, चर्चा है। एक समय की बात है कि एक बार बुद्धिमान राजा जनक ने दार्शनिक बहस के विजेता के लिए पुरस्कार की घोषणा की। याज्ञवल्क्य एक प्रसिद्ध ऋषि राजा के दरबार में आए और कई विद्वानों को हराया, जब तक किसी गर्गी एक ऋषिका ने उनकी दुनिया की प्राकृतिक और अंत में बारी की प्रकृति पर कई सवाल नहीं पूछे। उस समय याज्ञवल्क्य ने उससे आगे सवाल न पूछने के लिए कहा। हालांकि मैं गर्गी ने अपने सवाल सवाल किए कि फिर से शुरू की और याज्ञवल्क्य ने समझाया कि कैसे ब्रह्मा ही दुनिया, मौसम, नदियाँ और बाकी कुछ संभव बना। नेक्स्ट अब आपका है, जैसे आपकी स्टोरीज दी गई हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। कहानी के अनुसार सिद्धार्थ गौतम महल में सुरक्षित जीवन जीते हुए बड़े हुए। एक दिन 29 वर्ष की आयु में उन्होंने रथ पर बैठकर शहर से होकर चलने के लिए कहा। जीवन में पहली बार उन्होंने एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक लाश देखी, एक डेड बॉडी देखी। उन्होंने यह तपस्वी को भी देखा जो खुश और शांत दिखाई दे रहे थे। उस अनुभव के बाद सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर महल का जीवन त्यागने का फैसला किया। एक तपस्वी के रूप में पैदल यात्रा करते हुए, अन्य तपस्वियों और विद्वानों से मिलते हुए, उन्होंने मानव जीवन में दुख के मूल कारण की खोज की। नेक्स्ट अब आपका है पॉइंट, आफ्टर द मेडिटेटिंग ऑफ मैनी डेज अंडर द पीपल। बोध गया आज जो आपके बिहार में है, एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने महसूस किया कि अविद्या, ज्ञान और आसक्ति मानव दुख का स्रोत है, और उन्होंने इन दो कारणों को दूर करने के लिए एक विधि की कल्पना की। सिद्धार्थ तब बुद्ध के रूप में जाने गए, जिसका अर्थ है प्रबुद्ध या जागृत। बुद्ध ने जो कुछ महसूस किया था उसे सिखाना शुरू किया, जिसमें अहिंसा का भी विचार भी शामिल है, जिसका सामान्यतः अनुवाद अहिंसा के रूप में किया जाता है, लेकिन मूल रूप में इसको जिसका आपका मूल रूप से इसका जो अर्थ है चोट ना पहुंचाना या किसी की चोट ना पहुंचाना है। और ही आल्सो इंस्टेड ऑन अ सिंसियर इनर डिसिप्लिन। उन्होंने सच्चे आंतरिक अनुशासन पर भी जोर दिया। उनकी निम्नलिखित उक्ति उसे सरलता से व्यक्त करती हैं। एस्केटिक, जो आपका एस्केटिक है, एस्केटिक यानी कि तपस्वी। जो आपके तपस्वी वह व्यक्ति है जो उच्च चेतना प्राप्त करने के लिए कठोर अनुशासन में संलग्न रहता है, यानी कि सब कुछ छोड़कर मोह माया त्याग कर एक संत की तरीके रहता है, उसको हम कहते हैं तपस्वी। अटैचमेंट, अटैचमेंट का मीन्स क्या होता है? लगाव। लगाव जो किसी व्यक्ति या चीज के साथ बंधन होने की स्थिति या आमतौर पर आदत की भावना को प्रकट करती है या फिर आदत की भावना के माध्यम से है। ये आपका था अटैचमेंट और एस्केटिक। नेक्स्ट है आपका, कुछ टर्म दिए गए हैं और कुछ आपको पिक्चर्स भी दी गई हैं बौद्ध धर्म के समय की, जिसमें आपको एक दिया गया कि नॉट बाई वाटर इज वन ऑफ द मेड प्योर ट्रूथ। राय का पानी अश्लील है, यद्यपि बहुत से लोग पवित्रता में यह रह सकते हैं कि लेकिन जो शुद्ध है, जिसमें सत्य और धर्म निवास करते हैं, स्वयं की तुलना करना 1000 बार नदी पर विजय प्राप्त करने से अधिक है। जो आपके मॉन्क है, मॉन्क का मीन्स आपका होता है साधु। साधु जो आपके मॉन्क हैं, मॉन्क एक आदमी जो दुनिया में सामान्य जीवन को त्याग कर, मोह माया त्याग कर समर्पित करता है। एक भिक्षु आमतौर पर प्रतिज्ञा लेता है, अर्थात एक अनुशासित कार्यालय के लिए सख्त नियमों का पालन करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध कर देता है। नेक्स्ट है अब आपका नन। जो आपके नन है यानी कि मठ वासनी। क्या? मठ वासनी। नन का मीन्स होता है हिंदी में मठ वासनी, यानी कि बिछुड़ी भी कह सकते हैं, बिछुड़ी से समकक्ष स्त्री। जैसे कि साधु होते हैं, वैसे जो फीमेल होती हैं जो साधु वेश को धारण करती हैं और सारी मोह माया को त्यागती हैं, उनको हम कहते हैं नन। बुद्धा फाउंडेड द संघ, ए कम्युनिटी ऑफ भिक्षु और द मॉन्क एंड द लेटर भिक्षु और नन्स। यानी कि बौद्ध धर्म में बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जो भिक्षुओं और बाद में बिछुड़ियों का एक समुदाय था, जिन्होंने खुद को उनकी शिक्षाओं का अभ्यास करना और फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। भारत और वास्तव में पूरे एशिया पर उनका प्रभाव बहुत पड़ा था, जैसा कि बाद में जानेंगे या आज भी महसूस किया जाता है।
जैसे आपको पिक्चर गिवन है, ये बौद्ध धर्म के आपके कुछ एंशियंट टाइम के कुछ आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको एनसीईआरटी बुक में गिवन है। नेक्स्ट अब आपका है जैन, यानी कि जैन धर्म क्या होता है, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी। जो आपका जैन धर्म है एक अन्य महत्वपूर्ण विचारधारा है जो उसी समय व्यापक हो गए, हालांकि इसके जड़ें बहुत प्राचीन बताई जाती हैं। जस्ट लाइक द सिद्धार्थ गौतम प्रिंस Vardhaman was born in the royal family in the early 6th century BC. His birthplace was near the city of the Vaisali in modern day Bihar. सिद्धार्थ गौतम की तरह ही राजकुमार वर्धमान का जन्म भी ईसा पूर्व छठी शताब्दी की शुरुआत में एक राजसी परिवार में हुआ था। उनका जन्म स्थान वैशाली शहर के पास था जो आज के बिहार में है। जो आपका वैशाली शहर है अब बिहार में स्थित है दैट टाइम, इस समय। नेक्स्ट अब आपका है At the age of the 30, he decided to leave his home and go in the search of the spiritual knowledge. 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़कर आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने तपस्वी अनुशासन का अभ्यास किया और 12 वर्ष की बाद असीम ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने He became the known as a Mahavir and a great hero और started the preaching what a traditional painting। वे महावीर या महान नायक के रूप में प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने वही अपने उपदेश देना शुरू कर दिया जो उन्हें पता था। जो आपके जो जैन की शिक्षा देते हैं, जैन शिक्षाओं में अहिंसा, अनेकतावाद और अपरिग्रह शामिल है। वे विचार जो बौद्ध धर्म और वेदांत विचारधाराओं के साथ काफी हद तक साझा किया। भारतीय संस्कृति के लिए केंद्रित पहला जो महावलरा की इस कहावत से स्पष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट अब आपका दिया गया है, सबसे पहले आपको एक पिक्चर दी गई है जिसमें आपको कुछ थॉट्स दिए गए हैं जैन धर्म में कि सभी सांस लेने वाले विद्यमान जीवित संवेदनशील प्राणियों को ना तो मारा जाना चाहिए, ना ही उनके साथ हिंसा की जानी चाहिए, ना ही उसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए और ना ही उन्हें सताया जाना चाहिए और ना ही उन्हें भगाया जाना चाहिए। लेट अस द डिफाइन द लास्ट टू इन द सिंपल टर्म। आइए अंतिम दो को सरल शब्दों में परिभाषित करते हैं। जो आपका अनेकतावाद है, अनेकतावाद का मीन्स क्या होता है, सिर्फ एक नए पहलू या परिपेक्ष जो आपका अर्थात सत्य के कई पहलू हैं और उनके किसी एक कथन द्वारा पूरी तरह से वर्णन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जब आपका है अपरिग्रह मीन, अपरिग्रह का अर्थ है अपरिग्रह या वह भौतिक संपत्ति से अलग रहने तथा जीवन में केवल वही करने की सलाह देता है जो वास्तव में जो आपका आवश्यक है आपके जीवन। नेक्स्ट अब आपका है जैनिज्म। जैनिज्म आल्सो इंटरकनेक्टेड, यानी जो आपका जैन धर्म है, जैन धर्म सभी प्राणियों के परस्पर संबंध और अन्योन्याश्रय पर जोर देता है, मनुष्यों से लेकर अदृश्य जीवों तक, क्योंकि वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जो आपकी प्राकृतिक है, नेचर है, फ्लोरा यानी कि वनस्पतियाँ, फौना यानी कि जीवों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने बार बार इस पर गहन सत्य की पुष्टि की है। जो आपके जातक कथाएं हैं, जो आपकी जातक टेल्स हैं, जितनी भी आपकी जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं जिन्होंने भारतीय पीढ़ियों को आनंदित किया और बच्चे और वयस्क बुद्ध के पर पूर्व जन्मों की कहानियां सुनाते हैं और सरल शब्दों में बौद्ध मूल्यों को व्यक्त करते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी में बुद्ध बंदरों में से एक बड़े समूह के राजा थे। वे एक विशाल वृक्ष के पास रहते थे जिस पर दिव्य सुगंध और स्वाद वाले फल लगते थे। बंदर राजा के निर्देशों के बावजूद भी कोई भी फल नीचे नहीं गिरना चाहिए। एक दिन एक पका हुआ जो फल है नीचे की धारा में गिर गया और धारा के साथ बहकर या राजा उसके स्वाद से इतना मंत्रमुग्ध हो गए कि अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह उस पेड़ का पता लगाए जहाँ से यह आया था। काफी खोजबीन के बाद उन्होंने पता लगाया कि उन्होंने पेड़ और बंदरों को पेड़ के फलों का आनंद लेते हुए पाया। सैनिकों ने बंदरों पर हमला कर दिया। बंदर राजा के लिए अपने बंदरों को बचाने का एकमात्र तरीका उन्हें धारा पार करने में मदद करना था, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। उनसे बहुत बड़े होने के कारण बंदर राजा ने दूसरे किनारे पर एक पेड़ पकड़ लिया और उन्हें
धारा पार करने के लिए अपने शरीर का उपयोग पुल के रूप में करने दिया। हालांकि इस प्रक्रिया में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अतः मर गया। राजा जिसे दूर से या दर से देखा, बंदर राजा के निस्वार्थ बलिदान से बहुत प्रभावित हुआ। नेक्स्ट, अब आपके एक जैन स्टोरी, एक जैन कहानी। रूहानिया एक असाधारण रूप से, जो आपका रोहिनिया है, रोहिनिया एक असाधारण रूप से कुशल चोर था, जो सभी को चकमा देता था। उसे पकड़ने का प्रयास विफल शहर जाते समय उसने गलती से महावीर के कुछ वाक्य सुने, जो अज्ञानता के साधारण जीवन से मुक्ति पाने के लिए शहर पहुंचने पर रोहिणी की पहचान किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने एक साधारण किसान होने का नाटक किया। एक मंत्री ने उसने अपने पहचान कबूल करने के लिए मजबूर करने के लिए एक चतुर योजनाएं बनाई, लेकिन रोहिणिया महावीर के शब्दों को याद करके मंत्री की योजना का पता लगाने और उसे विफल करने में सक्षम था। पश्चाताप से ग्रसित होकर रोहिणी ने महावीर के पास जाकर अपने अपराध स्वीकार किए, जो चोरी की गई निधि लौटा दी और क्षमा मांगी। वह एक भिक्षु बन गया और उसे एहसास हुआ कि वे इस भ्रम से जो जी रहा था, और उसने उच्च ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। यह कहानी सही कार्य और सही सोच के महत्व को दर्शाती है तथा इस तथ्य पर सभी का प्रकाश डालता है, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट, अब आपका है, ये आपके जैनिज्म में हमें क्या करना चाहिए। जैन धर्म में जितने भी पशु हैं, जानवर हैं, उनको हमें शारीरिक रूप से हिंसा नहीं करनी चाहिए, शारीरिक रूप से हिंसा से बचाना चाहिए। जैसे आपके इस कल्चर में आपको इस एंशियंट टाइम के जो पेंटिंग है आपको दिया गया है, जो स्कल्पचर्स हैं, जो आपके इमारतों में वहाँ पे बने हुए हैं जैन धर्म के मंदिरों में, कि जो आपके जितने भी पशु पक्षी हैं उनको शारीरिक हिंसा से बचाना चाहिए। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में अहिंसा का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या जानवर के विरुद्ध शारीरिक हिंसा से बचना ही नहीं, इसका अर्थ है विचारों में हिंसा से बचना, जैसे कि किसी के प्रति बुरी भावना रखना। अगर हम खुद को ध्यान से देखेंगे तो हम ऐसे नकारात्मक विचारों को देख सकते हैं और उन्हें सकारात्मक विचारों में बदलना सीख सकते हैं। कभी कभी ऐसे नकारात्मक विचार खुद के प्रति भी निर्देशित होते हैं। नेक्स्ट, अब आपका है, जो आपके बुद्ध और जैन धर्म है, दोनों में बिच्छू और कभी कभी बिच्छू भी अपना अपनी शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाने के लिए देश भर में यात्रा करने लगे। उनमें से कुछ ने दूर स्थान पर नए मठ बनाए, जबकि अन्य ने चट्टान काटकर बनाई गई गुफाओं में तपस्वी जीवन व्यतीत किया। और जो आपका आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग यानी कि पुरातात्विक खोजों से उन मठों के कई निशान सामने आए। कभी कभी तो इन बिच्छुओं के नाम भी मिलते हैं जो चट्टान काटकर, कभी कभी तो उन बिच्छुओं के नाम से भी मिले जो चट्टान काटकर बनाई गई गुफाओं में रहते थे और पत्थर के बिस्तरों पर सोते थे। जैसे आप लोग देख सकते हैं, पुराने समय में इलोरा की जो पहाड़ियाँ हैं, जो आपके महाराष्ट्र में स्थित है, 6th सेंचुरी या 10th सेंचुरी में, जब भी कुछ केव हैं, हिंदू और अदर बौद्ध और जैन धर्म जो गुफाएं आपको दिखाई गई हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में, दिया गया कि अंग्रेजों, आपकी अंग्रेजी है इन इंग्लिश, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म आर ऑफन लेबल्ड रिलीजियन। यानी कि अंग्रेजी में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म और सिख धर्म को अक्सर धर्म कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि हमने इस शब्द को छोड़ दिया है और विचारधाराओं और उस अध्याय में आगे विश्वास प्रणालियों को प्राथमिकता दी है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इन विद्यालयों और प्रणालियों के कई पहलू हैं जिन्हें हम धीरे धीरे खोजेंगे, जैसे कि दार्शनिक पहलू, आध्यात्मिक पहलू, धार्मिक पहलू, नैतिक पहलू, सामाजिक पहलू और आदि। कई विद्वान इस बात से सहमत है कि भारतीय सभ्यता के संदर्भ में धर्म शब्द बहुत सीमित। नेक्स्ट, अब आपका है, उस समय अन्य विचारधाराएं भी विद्यमान थी। उदाहरण के तौर पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि उनमें से एक, जिसे चार वग स्कूल, कभी कभी जो आपका लोकायत भी कहा जाता है के रूप में जाना जाता है, का मानना था कि वह भौतिक दुनिया ही एकमात्र चीज है जो अस्तित्व में है और इसलिए मृत्यु के बाद फिर कोई जीवन नहीं हो सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्कूल को ज़्यादा लोकप्रियता नहीं मिलती थी और यह समय के साथ लुप्त हो गया, डिसअपियर हो गया विद टाइम। हम इसका उल्लेख या
दिखाने के लिए कर रहे हैं कि बौद्धिक या आध्यात्मिक विश्वास प्रणालियों में व्यापक विधियां और विविधता थी। लोग अपनी सुविधा अनुसार चुनने के लिए स्वतंत्र थे। नेक्स्ट अब आपका है फॉक एंड ट्रिबल रूट्स, यानी कि लोग एवं जनजाति जड़ें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉक एंड ट्रिबल रूट्स, यानी कि लोग एवं जनजाति जड़ें। तक हमने जो संस्कृति जड़ें देखी हैं वे कई ग्रंथों में अच्छी तरह से प्रलेखित है। भारत में समृद्ध मौखिक परंपराएं भी रहीं और अर्थात लिखित ग्रंथों के बिना रोजमर्रा के व्यापार और व्यवहार के माध्यम से भी प्रसारित शिक्षाएं या प्रथाएं हैं या वेदों का मामला है। Among them are numerous folk tradition that is transmitted by the common people and tribal tradition transmitted by the tribes। उनमें अनेक लोक परंपराएं हैं जो आम लोगों द्वारा प्रसारित की जाती हैं तथा जनजातीय परंपराएं हैं जो जनजाति द्वारा प्रसारित की जाती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राइब क्या होता है। जो आपकी ट्राइब है जिसको हम कहते हैं जनजाति के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि आपकी जनजाति क्या होती है। जो इस सामाजिक इकाई की कई परिभाषाएं हैं और आज मनोवैज्ञानिक आमतौर पर एक जनजाति को परिवारों या कुलों का समूह मानते हैं जो एक समान वंश संस्कृति और भाषा की परंपरा साझा करते हैं और एक मुखिया के अधीन एक घनिष्ठ समुदाय के रूप में जानते हैं और कोई ये संपत्ति नहीं रखते हैं। जो आपके इंटरेस्टिंगली यानी कि दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन भारत में जनजाति के लिए कोई शब्द नहीं था। जनजातियां सिर्फ अलग अलग जन थीं जो एक विशिष्ट वातावरण जैसा कि जंगल या पहाड़ पर रहती थी। भारत के संविधान में अंग्रेजों पे जनजाति और आदिवासी समुदाय और हिंदी में जयन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। According to the official figures in 2011, India had the 705 tribes spread over the most stable states। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत के अधिकांश राज्यों में 705 जनजातियां फैली हुई थीं, जिनकी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की संयुक्त जनसंख्या से लगभग 104 मिलियन अधिक। इन द 19th century, anthropologists studying the tribes often describe them as the primitive or inferior to civilized people। 19वीं सदी में जनजातियों का अध्ययन करने वाले मानव विज्ञानी अक्सर उन्हें आदिम या सभ्य लोगों से कमतर बताते थे। आदिवासी समुदाय और उनकी समृद्ध और जटिल संस्कृति के गहन अध्ययन के साथ इस तरह के जो आपके पक्षपातपूर्ण निर्णय ज्यादातर त्याग दिए गए। There has been the constant interaction between the folk and the tribal tradition and the leading schools of the thought such as those we mentioned in this chapter। जैसा कि इस चैप्टर में आपको मेंशन है दिया गया है कि लोक और जनजातीय परंपराओं पर अग्रणी विचारधाराओं जैसे कि हमने इस अध्याय में उल्लेख किया के बीच निरंतर अंतक्रिया होती है। That is, concept, legend, and rituals have the freely exchange the both direction for the instant accepting according to the tradition जगन्नाथ। नेक्स्ट अब आपका जो देवताएं हैं और देवताओं अवधारणाओं और किबंधों और अनुष्ठानों को दोनों दिशाओं में स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान किया। उदाहरण के लिए परंपरा के अनुसार पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले जगन्नाथ मूल रूप से एक आदिवासी देवता थे। यही बात भारत भर में पूजे जाने वाले देवी माता के विभिन्न रूप के मामले में भी लोग लागू होती है। कुछ जनजातियां दूसरी और भारत में बहुत पहले ही हिंदू देवी देवताओं को अपना लिया था तथा उनके साथ साथ महाभारत और रामायण के अपने संस्करण हैं। यह भारत के पूर्वांचल राज्यों से लेकर तमिलनाडु एक अच्छी तरह से प्रलेखित है। नेक्स्ट अब आपका है इनमें से इतने समय लगे कि इस तरह की बातचीत कैसे होती है और इसलिए स्वाभाविक रूप से या अंत में लोग आदिवासी हैं क्योंकि हिंदू और हिंदू विश्व प्रणालियों में कई समान अवधारणाएं हैं। उदाहरण के लिए इन तीनों में प्रकृति के तत्व जैसे पहाड़ नदियां पेड़ पौधे और जानवर तथा कुछ पत्थर भी पवित्र माने जाते हैं क्योंकि इन सभी के पीछे चेतना है। वास्तव में जनजातियां आमतौर पर उन प्राकृतिक तत्वों से जुड़े कई देवताओं की पूजा करती। उदाहरण के लिए तमिलनाडु की नीलगिरी के टोडा आदिवासियों के लिए उनमें से एक के दाईने की छवि में दिखाया गया है। इस पर्वत में जो आपकी श्रृंखला की 30 से अधिक चोटियां
किसी देवता या देवी का निवास स्थान है। वे चोटियां इतनी पवित्र हैं कि टोंडा लोग और उंगली से भी इशारा करने से बचते हैं। नेक्स्ट है अब आपका, बट डिस्पाइट, लेकिन देवताओं की इस बहुलता के बावजूद हिंदू धर्म की तरह के आदिवासी समूह में उच्च देवी देवता सर्वोच्च सत्ता की और सर्वोच्च सत्ता की अवधारणाएं। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश की कई जनजातियां सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त रूप दोनी पोलो की पूजा करती हैं, जो बाद में सर्वोच्च देवता के उच्च पद पर पहुंच गए। मध्य भारत के कई हिस्सों में भगवान खंडोबा के मामले में भी यह स्थिति है कि पूर्वी भारत में मुंडा और संथाल जनजातियां अन्य लोगों के अलावा सिंहबागा की पूजा की जाती है, जो एक सर्वोच्च देवता है जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बनाया है। ऐसे और कई उदाहरण हैं। भारतीय समाजशास्त्री आंद्रे पेटेले ने इस स्थिति का सारांश इस शब्दों में दिया: द थाउजेंड ऑफ द कास्ट एंड द ट्राइब्स on the Indian subcontinent as they influence each other in their religion, belief, and the practice. The beginning of the history, and before that, the tribal religions have been the Indians by the Hinduism is widely accepted, but it is the equally. भारतीय उपमहाद्वीप पर हजारों जातियों और जनजातियां इतिहास की शुरुआत से ही हैं। उससे पहले ही अपनी धार्मिक विश्वास और प्रथाओं में से एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। आदिवासी धर्म हिंदू धर्म से प्रभावित रहे हैं, लेकिन यह भी इतना ही है कि हिंदू धर्म न केवल अपने प्रारंभिक चरण में बल्कि अपने विकास के दौरान भी आदिवासी धर्मों से प्रभावित रहा है। It clearly the result of the long interaction has been the mutual enrichment, यानी कि स्पष्ट है कि इस लंबे अंतक्रिया के परिणाम पारंपरिक समृद्धि रहा है। इसी प्रकार लोक और जनजाति विश्वास और प्रथाओं में भी भारत के सांस्कृतिक जड़ में गिनी की जाती है, और हम अगले अध्याय में अगले चैप्टर में हम लोग इस बिंदु को विकसित करेंगे। डेवलप द पॉइंट इन द नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर, कि हम लोगों ने चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया। भारत के सबसे प्रारंभिक ग्रंथों वेदों ने कई विचारधाराओं को जन्म दिया। उनमें वेदांत और योग सबसे प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने वेदों को प्रामाणिकता से अलग हटकर कुछ विशिष्ट मूल्यों और प्रथाओं पर जोर दिया। यद्यपि इन स्कूलों के सिद्धांत और पद्धतियां अलग अलग थी, फिर भी उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं भी समझा दी। वे सभी दुख का कारण और अज्ञानता को दूर करने का साधन ढूंढ रहे थे। आदिवासी ट्रिबल्स हैं। आदिवासी विश्वास प्रणालियों और कला शास्त्र सदियों से हिंदू धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं। हर तरफ से मुफ्त में उधार लेने और देने की व्यवस्था। जनजाति विश्वास प्रणालियां आमतौर पर भूमि और इसकी विशेषताओं को पवित्र मानती हैं, के साथ है कि उन्हें अक्सर देवत्व की को उच्चतर अवधारणा भी होती है। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है फिनिश होता है। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो सेशन में सीबीएसई क्लास 6 की जो आपकी एसएसटी सोशल स्टडीज़ की नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, हम लोगों ने चैप्टर 7 हम लोगों ने डिस्कस किया, द इंडियन रूट। और फ्रेंड्स, या अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो सेशन में फर्स्ट टाइम आप आए हैं या फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। और फ्रेंड्स ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो आप लोग लर्न कॉन्सेप्ट को आप लोग फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हो, ताकि आप सभी तक हमारे टीचिंग एग्जाम्स के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच सकें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो आपका फिनिश होता है। थैंक यू, धन्यवाद।